9841584393। हाँ, ये हुई ना बात। बहुत बढ़िया। तुम्हारे माँ बाप अभी जिंदा है? माँ बाप जिंदा है कि नहीं? बोलो। पिताजी गुजर गए और माँ गांव में। मुझे उनका नंबर बताओ। सवाल सिर्फ मैं पूछूंगा, समझा तू? ये बताओ, आखिरी बार उनसे बात कब की थी? तो कब कॉल किया था उन्हें? लगभग 1.5 महीने पहले। 1.5 महीने पहले? 1.5 महीने पहले कॉल किया? यानी इन 1.5 महीने में तुमने अपनी माँ को एक कॉल तक नहीं किया? हाँ। पता करो कि अभी वो जिंदा है या मर गई। क्या बोला? पता करो वो जिंदा भी है या नहीं। अगर मेरी माँ को कुछ... कॉल करो जल्दी जल्दी। बेटा शंकर। हाँ माँ। कैसा है तू? मेरे बहू और बच्चे कैसे हैं? कितने दिनों बाद तूने फोन किया, सब ठीक है ना? हाँ, यहाँ सब ठीक है माँ। काम में थोड़ा बिजी था इसलिए फोन नहीं कर पाया। अच्छा। मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ माँ। अपना ख्याल रखना। हाँ, हम सबके दिल में इच्छा होती है कि कोई हमारा हालचाल पूछे, हम जिंदा है भी या नहीं, ये हमसे जानने की। ये वो वृद्धाश्रम है जहां हम रहते थे। मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं थी। यहाँ मुझ जैसे काफी लोग रहते थे। मेरा नाम राघव है, मैं हेयर स्टाइलिस्ट हूँ। मेरी 4 दुकानें थीं। तमाम मुश्किलों के बावजूद मैंने अपने बेटे को डॉक्टर बनाया, लेकिन वो मुझे यहाँ छोड़कर विदेश चला गया। मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया। शुरू में मैं बहुत दुखी रहता था। मुझे नींद नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे इसकी आदत पड़ गई। तभी मेरी मुलाकात नैन्सी से हुई। उसकी हालत भी बिल्कुल मेरे जैसी ही थी। ऊपर आते हुए और हाथ फैलाते हुए नमस्कार की स्थिति में आ जाए और अपने इष्ट का ध्यान करें। कुछ दिनों बाद मैं सारे दुख भूलने लगा। मैं सबके बहुत करीब हो गया। अच्छे से चमका दो इसका चेहरा है। इस वृद्धाश्रम में रहने वाला हर शख्स मरने तक यहीं रहने वाला था। यहाँ के लोगों को मरता देख मेरे अंदर मौत को लेकर डर भी खत्म हो गया था। अचानक एक दिन वहां पर पुलिस आई और वहां के एडमिनिस्ट्रेटर को गिरफ्तार करके ले गई। पता चला कि वो यहाँ मरे हुए लोगों की हड्डियां एक्सपोर्ट करता था। हमसे कहा गया कि या तो हम रुके या फिर यहाँ से जा सकते हैं। सब कुछ हमारी मर्जी पर छोड़ दिया गया। हमें कुछ नहीं मालूम था कि हम कहाँ जाएं। यह खबर हर जगह फैल गई। कुछ दिनों तक डॉक्टर और पुलिस वहां आते रहे। उसके बाद हर किसी ने हमें वहां तन्हा छोड़ दिया। हम इंतजार करते रहे कि कोई आएगा जो हमारी देखभाल करेगा। फिर एक दिन थॉमस का बेटा आया। कितने दिन हो गए? रोज चक्कर काट रहा हूँ, अब तक पेपर साइन क्यों नहीं किए? मैं जब तक जिंदा हूँ ये डॉक्यूमेंट साइन नहीं करूंगा। जिंदा हो तब तक ना, तो कब मरोगे? मत करो साइन। पैसे खिला के आपका डेथ सर्टिफिकेट भी जाली बना दूंगा। आपके मरने का इंतजार नहीं कर सकता। सोचा प्यार से मनाऊंगा तो मान जाओगे, लेकिन अब कुछ भी हो जाए मैं प्रॉपर्टी मेरे नाम पे करके रहूंगा। सड़ते रहो यहां। इस गम में थॉमस रोता रहता था। और 3 दिन बाद उसकी मौत हो गई। उसके अंतिम संस्कार में भी उसका बेटा नहीं आया। वहां मौजूद सभी लोग रो रहे थे, लेकिन मैं बहुत गुस्से में था। और तब मैंने फैसला किया
कि एक बच्चे को जन्म देकर उसके बारे में चिंता करना कि वो चलना सीखे, आगे बढ़े, प्रगति करे, उसकी शादी हो, उसका घर बस जाए, उसकी खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान करते हैं। खुद भूखे रहकर अपने हिस्से का खाना उसे खिलाते हैं, अपनी मेहनत की कमाई उनके ऊपर खर्च करते हैं, कर्ज लेकर उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं, स्कूल की फीस भरते हैं, उन्हें इस काबिल बनाते हैं कि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए, और आखिर में वही हमें ऐसे हालात में धकेल देते हैं जहाँ सांस लेने के लिए भी हम तड़पते हैं। सबसे पहले जिसे मैंने ठिकाने लगाया वो था थॉमस का बेटा। उसके बाद उन सबको मारा जिसने भी यह गलती की, उन सबको कीमत चुकानी पड़ी, उनकी गलती की सजा दी। तुम बूढ़ा बूढ़ी को कैसे पाले? आज के इस दौर में जहाँ इतनी महंगाई है, घर चलाना आसान नहीं। पति पत्नी मिलकर घर चलाते हैं, और इस तरीके को बदला नहीं जा सकता, याद रख। बदलाव तभी आएगा जब इसका असर सब पर पड़ेगा, लेकिन जो भी मेरी नजर में आएगा वो मरेगा। मैं सबको तो नहीं मार सकता, लेकिन जो भी मेरे आसपास है उन्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। अबे तू अपने आप को मसीहा समझता है क्या? तेरे बेटे ने भी तुझे घर से बाहर निकाला, उसे क्यों नहीं मारा? क्या कहा? अगर मैं दूसरों के बच्चों को मार सकता हूं तो अपने बच्चे को नहीं मार सकता क्या? हाँ, मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ने के बाद जिस फ्लाइट से वो गया था वो फ्लाइट हवा में ही गायब हो गई थी। मलेशियन गवर्नमेंट आज भी उसे ढूंढ रही है। द गवर्नमेंट इज सर्चिंग, बट आई एम श्योर ही इज डेड। तो तू साबित क्या करना चाहता है? जिन बच्चों ने अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखा, तूने उसे मार दिया, लेकिन जो उस घर के मालिक थे उन बूढ़ों को मारकर क्या हासिल कर लिया तूने? उन बेगुनाहों को क्यों मारा तूने? मैंने उन्हें नहीं मारा। झूठ बोल रहा है तू, तूने ही मारा है उन्हें। कहा ना नहीं मारा मैंने। धनंजय और शारदा हमारे वृद्धाश्रम को लगातार मदद किया करते थे। बुढ़ापे में वो दोनों एक दूसरे का सहारा बन के रह रहे थे। दोनों बहुत खुश भी थे। उनकी जिंदगी में भी बहुत से दुख थे, लेकिन वो एक दूसरे को समझते हुए खुशी खुशी जिंदगी जी रहे थे। धनंजय को डायरी लिखने का शौक था। उनके घर में अगर कोई फूल खिलता या बारिश होती तो वो उसके बारे में भी लिखना नहीं भूलते। जिस दिन उनकी बेटी गायब हुई उसी दिन उन्होंने सबको फोन करके उसके बारे में पूछा। अस्थमा की वजह से धीरे धीरे शारदा की हेल्थ खराब होती गई। धनंजय ने अपनी तरफ से उनका पूरा ख्याल रखा। बेटी सुधा के बारे में कोई खबर ना मिलने पर वो हर रोज उसकी तलाश में लगे रहते, लेकिन ना तो उसने कभी फोन किया ना कभी देखने आई, ये जानते हुए कि दोनों अकेले रह रहे हैं। और एक दिन शारदा की मौत हो गई। अपनी पत्नी के मरने के बाद धनंजय को लगा कि अब उसकी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं रह गया। खुद के मरने से ठीक पहले तक उन्होंने अपनी डायरी में एक एक चीज लिखी। अपनी सारी कोशिशों के बाद भी जब हमें कोई मदद नहीं मिली तो हमने धनंजय से मिलने का फैसला किया। हम उनसे वृद्धाश्रम के लिए मदद मांगना चाहते थे, लेकिन मदद की जगह हमें वहां क्या मिला? धनंजय और शारदा की सड़ी गली लाश। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था कि उनकी बेटी ने उनका बिल्कुल ख्याल नहीं रखा था। उनकी डायरी पढ़ते हुए मुझे सुधा पर इतना गुस्सा आया, जी चाहा कि उसकी जान ले लूं, लेकिन हमें पता नहीं चला कि वो कहाँ है। और फिर वहां लीसा आई। उसने हमें बताया कि सुधा भी वहां हमसे मिलने आने वाली है। जब हम अपने अगले कत्ल की तैयारी कर रहे थे तो हमें ये मालूम हुआ कि लीसा भी इसी तरह की गलती दोहराने जा रही है।
हमने लीसा को मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने लीसा में शारदा की आत्मा को देखा और तभी मैंने लीसा को मारने का इरादा बदल दिया। धनंजय, शारदा, उनकी मौत की जिम्मेदार मैं हूं। सब मेरी गलती है। मुझे अपने माता पिता का ध्यान रखना चाहिए था। सॉरी मॉम, मैं भी वही गलती करने जा रही थी। मैं कितनी सेल्फिश हो गई थी मॉम, लेकिन अब मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। आप कब आए? मेरा बेटा मिला आपको? कब से ऊ कर रहे हो? जवाब दो। पता है ना कितनी मुश्किलों से वो पैदा हुआ था। हो गई। मैं जवाब बाद में पिलाऊंगा, पहले तुम मुझे एक कप कॉफी पिलाओ। मैं अपने बेटे के बारे में पूछ रही हूँ और आपको यहाँ कॉफी पीनी है? बताता हूँ, लेकिन सुनकर तुम बेहोश मत हो जाना। मैं अकेला और 10 गुंडे, उन्होंने मुझे घेर लिया था। धमकाया भी होगा। एग्जैक्टली। लेकिन मैं डरा नहीं। उन्होंने मेरे हाथ से नोटों का बैग छीना और वहां से पीटी उषा की तरह भागने लगे। रुको, मैंने कहा तुम लोगों ने ही मेरे बेटे को किडनैप किया है ना, तो अब तुम ही लोग उसे सही सलामत घर पहुंचा दोगे, वो भी एसी गाड़ी में। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसके बदले 10 लाख रुपए ले जाओ। ओहो, तो अब किडनैपर उसे छोड़ने आएंगे? लीसा की माँ ने मुझे पहले ही सब सच बता दिया। मुझे बेवकूफ बना रहे हो। बताओ, किसे पैसे देकर आए हो? किसने तुम्हें लूटा? कैसे हो जग्गू बेटा, कब आए? लीसा, मुझे पहचाना ना तुमने? हाँ, तुमको भी हाय। तुमको एक बात बतानी थी। तुमको उस घर में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तुम्हारी जान को खतरा है। तुम घबराओ मत, चलो हम वापस मुंबई चलते हैं। क्या कर रहे हैं पागल? अरे माफ कीजिए साहब, कुछ दिन पहले इनके सर पर चोट आई थी तो दिमाग का संतुलन सर की बिगड़ चोट से गया। आदमी अरे कोमा बाप में रे। जाता है। मैं तुम्हारे सारे राज जान गया हूँ कि तुम भूतनी बन के इस घर में क्यों रह रही हो, और ये भी जानता हूँ कि इस घर से और उस लड़की से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अभी मैं तुमको एक मौका देता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुन लो। इस घर को बेच दो और उसके आधे पैसे मेरे को दे दो। मैं यहाँ से दुबई चला जाऊंगा और वहाँ पे अपनी बची हुई जिंदगी अय्याशी करते हुए ऐशो आराम में गुजार दूंगा। मैंने जो बोला ना, उसको अपने भेजे में उतार लो। अगर मेरी बात नहीं मानी ना, तो तुम्हारी आत्मा इसी घर में भटकती हुई मिलेगी। मैं खोखली धमकियां नहीं देता है। और एक जरूरी बात, आंखों के धोखे से मेरे इस कॉमेडी हुलिया पर मत जाना। अंदर से बहुत ही खराब आदमी हूं मैं। अगर मुझे धोखा देने की कोशिश की ना, तो अपनी मौत का कारण मेरे को समझ लेना। हाँ।